मॉर्निंग बच्चों। आज हम गणित में कक्षा 6 की अध्याय 4 आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं उसका परिचय करेंगे यानी इंट्रोडक्शन करेंगे। इंग्लिश में उसका नाम है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। हम हिंदी में इसका इंट्रोडक्शन करेंगे। हम इंट्रोडक्शन क्यों करते हैं? ताकि जो चैप्टर है उसके बारे में हमें सब कुछ पता चल जाए, ताकि जो क्वेश्चन हम करें, जब हम एक्सरसाइज करें तो वो हमें कोई प्रॉब्लम ना आए, हर क्वेश्चन फटाफट निकलता चला जाए। हमें अगर नॉलेज होगी तो हमारे पास ये क्या है? आधार क्या है किसका? ज्यामिति हमें पता है। ज्यामिति हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। ज्योमेट्री मतलब ज्योमेट्री हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। ज्योमेट्रिकल चीजें हम यूज करते हैं हर जगह। जैसे हम लंच बॉक्स लेके जाते हैं स्कूल में, वो क्या है? उसकी भी एक शेप है। हम बॉल से खेलते हैं, उसकी भी एक शेप है। तो उनकी शेप्स के बारे में हम उसके बारे में जानेंगे, उनका बेसिक जानेंगे क्या है, कहाँ से शुरू हुई है, उसकी किस चीज से शुरू हुआ है। अब जैसे एक हम पुस्तक लेके जाते हैं, पुस्तक कहाँ से बनी है, किससे शुरू हुई? आप पुस्तक के, मैं वैसे बता रही हूँ, करना नहीं ऐसा, पुस्तक के हर पेज को निकाल दें, हर पेपर को निकाल दें तो हमारे पास क्या आएगा, क्या बचेगा? जैसे ये है, इसके एक पेपर को हम निकाल दें तो हमारे पास क्या बचेगा? लास्ट में क्या बचेगा? एक पेपर बचेगा। ठीक है, एक पेपर बचेगा जो हमारे पास, उस पेपर के भी हम भाग कर दें, काट दें, उस पेपर को भी लंबा लंबा काट दें तो क्या बचेगा? एक इतना पोर्शन बच जाएगा। इतने पोर्शन को हमने और भाग काट दिया इसका, मान लो ये पोर्शन हमने काट दिया, ये पोर्शन बच गया हमारे पास, और भी छोटा भाग बच गया, और भी हमारे पास, मान लो इसको काटते हुए काटते 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 आपको लंबा लंबा काट दिया। ऐसे लंबा लंबा काटने के बाद आपने फिर इसको काट दिया। ठीक है, हम इसको काटते चले जा रहे हैं। काटने के बाद आपके पास ये बचेगा। सब कुछ कट गया पूरी बुक में से। पूरी बुक में हमारे पास ये लाइन बच गई। आपने इसको भी काट दिया, इसके भी छोटे छोटे भाग कर दिए, ऐसे काटते चले गए, काटते चले गए। तो ये सब ज्योमेट्री है। हमारे पास कट के क्या बचा है? ये बचा है। अब हमारे पास इसको भी छोटा कर दें, और छोटा कर दें इसको, और छोटा कर देंगे, क्या बचेगा फिर हमारे पास? और छोटा कर दें इसको, इतना छोटा कर दें कि आपके पास बहुत ही छोटी चीज बच जाए। इससे भी छोटी, और काट दे इसको तो इससे भी छोटी बनेगी। कैसी? हमारे पास क्या बनेगा? एक डॉट जितना रह जाएगा। ये डॉट क्या है? जो देखने में भी नहीं आ रही है, हमें दिखाने के लिए मैं थोड़ा मोटा कर रही हूं। इसको हम किस चीज से नाप नहीं सकते, ना हम इसकी मोटाई है, ना लंबाई है, ना चौड़ाई है। जैसे आप आकाश में देखते हो, तारे देखते हो, तारे भी क्या है? एक डॉट ही तो दिखाई देती है। तो वो क्या है? हमारे पास इस बिंदु से हमारी ज्योमेट्री शुरुआत हुई है। उसके बाद बड़ी बड़ी चीजें बन गई हैं, हम उसको करते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो बिंदु है। हम उसके शेप्स को, उसके आधार को हम जानते हैं, कैसे करेंगे। नंबर पॉइंट 1 है आपके पास बिंदु। मैं लिख के रखे हैं कौन कौन से पॉइंट हमने डिस्कस करने हैं। नंबर 1 है बिंदु। बिंदु को हम कैसे नोट करते हैं? हम एक शॉर्ट डॉट लगाते हैं नुकीली चीज से, जैसे प्रकार से, पेंसिल से, घड़ी हुई पेंसिल से, जो शार्प्ड पेंसिल होते हैं उससे हम एक डॉट लगा दें तो हमारे पास ये डॉट ही बिंदु कहलाती है। आपके पास यहीं से स्टार्ट हुई है हमारी ज्योमेट्री। तो आपके पास ये स्टार्टिंग पॉइंट है, आधार है हमारी ज्योमेट्री का। अब इसको हम कैपिटल लेटर ए से, बी से, सी से, किसी से भी डिनोट करते हैं। अब रेखा कैसे बनी? रेखा हमारी हर जगह बिंदु है, इस बिंदु से ही रेखा बनी है। हमारे हर जगह पर बिंदु हैं, कहीं कहीं जगह मिलते रहे। आपने तारे देखे हैं, जगह जगह पर तारे हैं।
इन सबको विभिन्न बिंदुओं को मिलाने से बनी जो आकृति बनती है, और ये इधर भी बिंदु है, इधर भी बिंदु है, इधर मर्जी इधर और बढ़ा दें तो हमें प्लस और बढ़ जाएगी, इधर और बढ़ा दें तो ये बढ़ जाएगी, तो इसको रेखा कहते हैं। अब आप कहोगे हमने तो रेखा ऐसी नहीं देखी। नहीं, आपने ये रेखा क्या, वक्र रेखा। जब हमारे पास तिरछा ऐसे घूम जाए तो हमारे पास विभिन्न बिंदुओं को मिलाने से जो आकृति बनी उसको रेखा ही कहेंगे। और अगर उसका पथ, बिंदुओं का पथ जो है सीधा है तो हमारे पास उनसे बनी आकृति कैसी बनेगी, सरल रेखा। इनसे क्या बनेगी, एक सरल रेखा। सरल रेखा कोई अंत बिंदु नहीं है, क्योंकि अगर हमारे को और बिंदु मिल गया ये और बढ़ जाएगी, अगर और आगे बिंदु मिल गया ये और बढ़ जाएगी, इधर भी कोई बिंदु मिल गया तो और बढ़ जाएगी। वैसे हम डिनोट कर देते हैं कि एक दो बिंदुओं को लेकर के ये कैपिटल ए है, ये कैपिटल बी, लेकिन हमारे बिंदु कहीं खत्म नहीं हो रहे हैं, आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं। जहां बिंदु मिल गया रेखा हमारी बढ़ जाएगी। इसको स्मॉल लेटर हम डिनोट करते हैं, स्मॉल इंग्लिश के स्मॉल लेटर से पूरी लाइन को, पूरी रेखा को डिनोट करते हैं। इसका कोई अंत बिंदु नहीं है। अब हम इसी का कोई भाग ले लें, मान लो हमने ये बिंदु देखा, ये बिंदु देखा, इसको मिलाया तो इसको बोलते हैं, इसके दो अंत बिंदु हैं, इसका नाम है रेखाखंड। इसका नाम क्या है, रेखाखंड। इसमें भी कि हमने यहां से लेके यहां तक के बिंदु, जितने बिंदु हमारे बीच में आ रहे हैं उन सबको मिलाया, लेकिन इसका अंत बिंदु है। इन बिंदुओं को मिला करके ये बना रेखाखंड। ये रेखा का एक भाग है हमारे पास, इसके अंत बिंदु है। ना तो इसको इधर बढ़ा सकते हैं और ना ही इसको इधर बढ़े। इसको हम एरो साइन नहीं देंगे, एरो साइन का मतलब आगे जा रही है। हम इसके फिक्स बिंदु रखेंगे। इनका नाम इंग्लिश में एक का ए और दूसरे का बी, तो हमारे को ऐसे डिनोट करते हैं ए बी, और ऐसे डिनोट कर दिया, इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, रेखाखंड है। अब आ जाओ किरण पर। किरण क्या है, किरण में आपको एक फिक्स पॉइंट है, इन्हीं रेखा से ही बनी है किरण, रेखा का ही भाग है। रेखा के दो कोई भी फिक्स पॉइंट नहीं है, लेकिन इसमें रेखाखंड और रेखा से मिलकर रेखाखंड में दो फिक्स पॉइंट है। अब एक फिक्स पॉइंट हो जाए और एक को हम कहीं भी बढ़ाया जा सके, जितने मर्जी बिंदु आए मिलती जाएं वो बढ़ाया जा सके। आप इसको डिनोट करते हैं, सन से ले लो, सन है, सन के अंदर आपके पास देखा ये फिक्स पॉइंट है। अब आपकी रेखाएं कहाँ तक जाती हैं, ये किरणें जहां तक आपकी जमीन है। अगर आपका छत आ जाती है तो वहीं तक रुक जाती हैं, और आगे अगर नीचे जमीन है, अगर और नीचे खाई तक में चल जाता है वहीं तक किरणें जाती हैं। जहां तक आपका सतह नहीं मिल जाता वहां तक किरणें चलती जाती हैं, यानी और पॉइंट मिल गया तो वो किरणें सीधी सरल में जल्दी जाएंगी। तो वो किरण का एक फिक्स पॉइंट, और दूसरी हमारे पास एक साइड पे एरो डालने के लिए, इसलिए हमारे पास कहीं भी बढ़ती जा रही है, वो खत्म नहीं है, लेकिन ये पॉइंट फिक्स है। इसको डिनोट करने ए और दूसरी जगह हम बी कर रहे हैं। रेखा का किरण का नाम डिनोट करेंगे ए बी, ए से बी की तरफ, तो हम इसका एरो साइन इधर देंगे। अगर ये बी से जा रही हो, बी से ऐसे जा रही हो, तो हमारे पास का नाम क्या करेंगे, बी ए, तो हमारे पास का नाम लिखेंगे बी ए, और बी से ए की तरफ जा रही है तो एरो साइन ऐसे होगा। तो आपके पास नेक्स्ट है प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखा मतलब काटने वाली। प्रतिच्छेद से ही पता चलता है, नाम से ही पता चलता है रेखाएं हैं, यानी कम से कम दो तो हैं। प्रतिच्छेदी का मतलब वो छेद कर रही है, एक दूसरे को काट रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। आपके पास ये दो लाइंस ले लिया आपने, लाइंस हैं तो एरो साइन होगा ही होगा उनमें, ठीक है। और ये आपके पास दोनों लाइंस कैसी हैं, ये प्रतिच्छेद नहीं कर रही। अब मैं प्रतिच्छेदी बनाने के लिए हमारे पास ऐसे उनका डायरेक्शन चेंज होगी, मतलब ऐसी आएंगी वे। ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। ये कैसी रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। इसका नाम यहाँ पर काट रही है, ये जहाँ पे ना काट रही है वो एक बिंदु है, उसको कैपिटल लेटर से डिनोट कर दिया। रेखाएं क्या है, रेखाएं स्मॉल लेटर से करते हैं, एल और एम। एल और एम रेखाएं कट कर रही हैं, कहाँ पर, बिंदु ए पर मीट कर रही हैं। मीट मतलब मिलती हैं या काट रही हैं, कट करती हैं। तो इनकी शेप कैसे हो सकती है,
ये बिंदु रेखाएं हैं ऐसे, ये हमें ऐसे यहाँ पर नहीं मिल रही है, हम देख रहे हैं यहाँ पर नहीं मिल रहे, लेकिन क्योंकि ये रेखा है, रेखा तो बढ़ती जाती है और आगे जाकर कहीं ना कहीं ये मिल जाएंगे, तब भी इसका नाम क्या रहेगा? प्रतिच्छेदी रेखाएं रहेंगी, चाहे आपको दिख रही हैं चाहे आपको नहीं दिख रही हैं। अब ये जो है ये आपको नहीं मिल रही, लेकिन हो सकता है आगे जाकर के ये मिल जाए कहीं पर, तो हमारे पास क्या बनेगी? यहाँ पे मिल गई, तो नाम क्या होगा इनका? प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं जरूरी नहीं है आपको दिखें, आपको लगे कि मिलेंगी आगे बढ़कर, तो वो प्रतिच्छेदी रेखाएं के जहां एक पॉइंट पर वो काटेंगी। ठीक है। अब है समांतर रेखाएं। नाम से ही पता चलता है समांतर, समान है अंतर जिनका, जिन रेखाओं का समान अंतर रहता है, कहां तक? इक्वल डिस्टेंस रहे उनका हर जगह पर, तो वो रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती हैं। मतलब ये कभी भी नहीं काटेंगी आपको। जैसे ये लाइन नहीं है, आप ये ले लो, नोटबुक की लाइन ले लो, ये अगर आप नोटबुक की लाइन समानांतर में ना होती तो हम इनके अंदर लिख ही ना पाते। मान लो ये लाइन इस तरह से है, ये लाइन ऐसे होती तो हम लिख पाते क्या? नहीं लिख पाते। तो ये जो है आपका, क्योंकि ये आपस में कट जाएंगी, कटेंगी बढ़ने पर, तो ये प्रतिच्छेदी बन जाएंगी। समांतर का मतलब इनका जो डिस्टेंस है बीच का वो हमेशा ही समान रहेगा। वे कैसे? बढ़ने पर हमेशा जितना मर्जी बढ़ा दो इनका डिस्टेंस हमेशा ही यही वाला रहेगा। जितना भी बढ़ा दोगे कहीं भी लाइन तो बढ़ जाएंगी, तो इनका डिस्टेंस जो है हमेशा बराबर रहेगा। उसको कहते हैं समांतर रेखाएं यानी पैरेलल लाइंस। अब आ जाओ वक्र। वक्र क्या होता है? नाम से ही पता है वक्र। वक्र मतलब कर्व है। कर्व है तो कैसा होगा? टेढ़ा मेढ़ा होगा ना। तो आपने किसी तरह से आप बिना पेन उठाए जो भी आकृति बना दें, ऐसे कोई भी आकृति बना दें, तो इसको वक्र कहेंगे। इसको क्या कहते हैं? वक्र। बिना पेन उठाए जब हम कोई आकृति बना देते हैं उसको वक्र कहते हैं। वक्र में दो तरह के वक्र हैं। बिना पेन उठाए हमने वक्र बना दिया, मान लो ये यहाँ पे छोड़ दिया, अब ये यहाँ पर छोड़िए, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और अंतिम पॉइंट भी वही सेम रहता है उसको कहते हैं बंद वक्र। और जिसका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो, स्टार्टिंग पॉइंट जो भी है उसके बाद अंतिम पॉइंट कहीं और छूट जाए, मान लो ऐसे बन जाए, ऐसे बन जाए, तो आपके पास क्या बनेंगे? खुला वक्र कहलाएगा। इसमें आपके पास ये बंद वक्र है और ये खुला वक्र है। इनके अभ्यंतर, परिसीमा और बहिर्भाग भी होते हैं। जो आपके पास बंद वक्र है उसमें उसके अंदर कोई भी आपने बिंदु डाला है, उसका कैपिटल में नाम लिख दिया, अंदर डालेंगे तो वो अभ्यंतर में है, उसके अंदर इंटीरियर में। और हम इसके बहिर में लिखें, यानी ये पॉइंट डाल दिया बी, ये कहाँ है? इसके बहिर्भाग में, तो इसको कहते हैं बहिर्भाग। इनका नहीं देखना आपने अभ्यंतर, सिर्फ बंद वक्र का ही देखेंगे। और परिसीमा मतलब इसके ऊपर, इसके ऊपर भाग कर दिया, कोई पॉइंट डाल दिया, तो वो आपके पास क्या हो गया? परिसीमा पर बिंदु हो गया। इसका बहिर्भाग कौन सा है? इस परिसीमा से लेकर के इसके बाहर जो भी है वो बहिर्भाग है, और इसके अंदर जितना भी भाग आपको दिखाई दे रहा है, जैसे ये सारा भाग क्या है? अभ्यंतर है। और इसके इसको बोलते हैं परिसीमा। इसको क्या बोलते हैं? परिसीमा। और इसके बाहर जो भी होगा परिसीमा के भाग, उसको बोलते हैं बाहिर्भाग। क्या बोलते हैं उसको? बहिर्भाग। इंटीरियर, एक्सटीरियर और परिसीमा का मतलब बाउंड्री, उसकी बाउंड्री। अब आ जाओ बहुभुज। बहुभुज क्या होता है? बहुभुज है पॉलीगन्स, इंग्लिश में बोलते हैं इसको पॉलीगन्स। पॉलीगन मतलब हमारे रेखाखंडों से बनी आकृति, उसको कहते हैं बहुभुज। सिर्फ रेखाखंड हो उसमें और कुछ ना हो। मान लो आपके पास है, ये बना दिया आपने, ये सब क्या है? रेखाखंड है। ये भी रेखाखंड है, ये भी रेखाखंड है, ये भी रेखाखंड है, ये भी रेखाखंड है। रेखाखंडों से बनी आकृति बहुभुज कहलाएगी। अगर आपने ये लगा दिया और यहाँ पर आपके पास कर्व आ गया, तो ये रेखाखंड तो है, ये 1 2 3 तो रेखाखंड है, लेकिन ये कर्व आ गया ना एक तरफ, तो इसका मतलब क्या है? ये बहुभुज नहीं है। बहुभुज के लिए सारी की सारी रेखाएं ही होनी चाहिए। आपके पास ये जो रेखाएं हैं इनको बोलते हैं, इसके बहुभुज की भुजाएं,
इन रेखाखंडों को क्या बोलते हैं हम? जैसे मान लो नाम लिख दिया ABCD, कोई भी नाम ले सकते हो, त्रिभुज में भी ले सकते, किसी भी आकृति में नाम ले सकते हो जो रेखाखंडों से बनी हो। उसके जो आपके पास जहां दो भुजाएं, भुजाएं कौन सी होती हैं? जो रेखाखंड है वही भुजाएं हैं। मान लो ये रेखाखंड AB है, ये रेखाखंड BC है, ये रेखाखंड CD है और ये रेखाखंड DA है। DA और AD दो नाम हो सकते हैं रेखाखंड के। A से लोगे तो AD और D से लोगे तो DA, या DC या CD, CB या BC, AB या BA। तो आपके पास ये रेखाखंड है। ये जहां पे दो रेखाखंड आपस में जहां मिल रहे हैं उसको बोलते हैं शीर्ष। क्या बोलते हैं उसको? शीर्ष, वर्टेक्स। अब ये रेखाखंड यहां मिल रहा है, इसको बोलेंगे शीर्ष। ये रेखाखंड यहां मिल रहा है तो इसको बोलेंगे शीर्ष, और रेखाखंड यहां भी मिल रहा है तो ये बोलेंगे शीर्ष। कितने शीर्ष हुए? 4। ABCD त्रिभुज होगा तो इसमें 3 शीर्ष होंगे। तो जितना भी है पंचभुज होगा तो इसमें 5 शीर्ष होंगे। तो जहां दो भुजाएं आपस में मिलती हैं उसी को बोलते हैं शीर्ष। अब विकर्ण क्या होते हैं? जब दो आसन भुजाओं, आसन बिंदुओं को छोड़कर, आसन बिंदु आप कहेंगे, आसन बिंदु क्या होते हैं, आसन भुजाएं क्या होती हैं, आसन शीर्ष क्या होते हैं, वो हम पहले कर लेते हैं, उसके बाद हम विकर्ण की बात करेंगे। आसन भुजाएं कौन सी होती हैं? आसन भुजाओं से पहले हम आसन शीर्ष कर लेते हैं। आसन शीर्ष क्या होते हैं? इनके एडजेसेंट पॉइंट, एडजेसेंट वर्टिसेस क्या होंगे? जो आपके पास साझा होगा कुछ। क्या साझा होगा? आपके पास एक, जैसे आपका भुजा सांझी है, इसके ऊपर जो 2 पॉइंट हैं ये कैसे हैं? आसन बिंदु हैं। जैसे A और B आसन है, B और C भी आसन भुजाएं हैं क्योंकि ये BC के ऊपर है, और CD के ऊपर C और D है तो C और D दोनों आसन हैं। एक आसन होना चाहिए, एक भुजा होनी चाहिए। AD जो है वो आपके पास A और D आसन बिंदु हैं। लेकिन क्या आप A और C को आसन बिंदु कहेंगे? नहीं कहेंगे, क्योंकि इस ये भुजा A तो या तो AB के ऊपर है या फिर AD के ऊपर है, C वाला पॉइंट तो उसमें आता ही नहीं, तो ये आपके पास आसन नहीं हुए। अब हमारे पास ये तो आसन शीर्ष हुए। अब आसन भुजाएं, आसन भुजाएं कौन सी होती हैं? जिनमें एक बिंदु आपका साझा हो। जैसे आपके पास है AB और ये AD, AB और AD, इनमें A बिंदु साझा है। इसने BA और BC, इनमें ये B बिंदु साझा है। इसमें BC और CD, इसमें C बिंदु साझा है। इसमें CD और DA, ये इसमें D बिंदु साझा है। तो इसलिए जो भी साझा बिंदु होता है उसको बोलते हैं आसन शीर्ष। ठीक है, आसन भुजाएं, सॉरी, दो भुजाएं जब मिलती हैं जहां पर शीर्ष बनता है तो ये दोनों भुजाएं कैसी बनेंगी? आसन भुजाएं बनेंगी। ठीक है, एक ही रेखा के ऊपर जब 2 बिंदु होंगे, ये दोनों बिंदु एक ही रेखा पर हैं, एक ही भुजा पर हैं, तो ये कैसे हैं? आसन शीर्ष होंगे। अब आपके पास है विकर्ण। विकर्ण क्या होते हैं? आसन बिंदुओं को छोड़कर, आसन शीर्षों को छोड़कर सामने वाले, सम्मुख मतलब सामने वाले बिंदुओं को मिलाने से जो रेखाखंड बनता है वही हमारे पास क्या होता है? विकर्ण कहलाता है। मान लो आपके पास ये चित्र बन गया, सपोज ये चित्र है, तो आपके पास ये साथ क्या है? एडजेसेंट है। ये देखो ये क्या है? एडजेसेंट मतलब आसन है, और उसके सम्मुख सामने ये वाला बिंदु है। अगर हम इसको मिला दें इससे तो इसको कहेंगे विकर्ण, क्योंकि आसन तो हमारे 3 तो बिंदुओं को छोड़ दिया, चौथे बिंदु सामने वाले बिंदु सम्मुख बिंदु को मिलाने से बन गया विकर्ण। अब यहां से भी विकर्ण बना सकते हैं, ये विकर्ण बन गया। ठीक है, तो आपके पास नेक्स्ट है कोण। कोण क्या है? कोण में क्या होता है? एंगल्स। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं इसको। एंगल क्या होता है? एक किरण, आप सूरज देखते हो, मान लो ये सूरज है, एक किरण जब घूमती है, थोड़ा थोड़ा घूमती है, घूमने के बाद आपको इसकी पोजीशन चेंज हो गई। पहले हमारी ये वाली पोजीशन थी और अब पोजीशन चेंज हो गई, यहाँ हो गई, तो इसके बीच का जो एरिया बनेगा वही कोण कहलाता है। वही कोण क्या कहलाता है? कोण। और कोण कहाँ तक है? अब ये किरण ही खत्म नहीं होती कहीं पर, तो बढ़ती जाती है,
तो इसके बीच का जो भी एरिया होगा वो सारा का सारा क्या होगा, कोण में ही कहलाएगा, उसके अभ्यंतर में ही होगा। इस एंगल का अभ्यंतर क्या होगा, जो आपके पास जो इसके बीच में इन दो रेज के बीच में, किरणों के बीच में जो जगह बनेगी वो अभ्यंतर, उन किरणों से छोड़ करके उससे बाहर ये जो पोर्शन है ये सब क्या बनेगा, इसका बहिर्भाग होगा, और रेखाखंडों के ऊपर होगा तो वो परिसीमा होगी। इसका शीर्ष कौन सा होगा, कोण का, जहां पे दो किरण आपस में मिल रही हैं वही इसका शीर्ष होगा। उसकी भुजाएं कौन सी होंगी, मान लो ये किरण है, इसका नाम हमने ओ, इसका पॉइंट ओ ले लिया, ओ ए, और ये वाली ले ली ओ बी, तो ओ बी और ओ ए यही हमारी भुजाएं, कोण की भुजाएं होंगी। तो आपका कोण बड़ा विस्तृत चीज है। जैसे आप ये कह सकते हो, एक खूंटे से एक गाय बांध दी, उसने रस्सी ले रखी है, रस्सी उसके सिर में लगी हुई है, वो हमारे चारों तरफ घूमती है, चारों तरफ घूमती है, यहाँ तक घूमी तो उसका कोण ये बन गया, थोड़ा सा और घूमी तो उसका कोण ये बन गया। इन कोणों के नाम है, जो आपके 90 डिग्री से कोण छोटा बनता है, यहां तक कोण बना तो इसको बोलते हैं समकोण। इसी तरह से इससे छोटा बनेगा तो न्यून कोण, 90 से बड़ा बनेगा तो हमारे पास अधिक कोण, आपका उससे बड़ा बनेगा तो सरल कोण। इसी तरह प्रतिवर्ती कोण, ऋजु कोण और हमारे से संपूर्ण कोण बनते हैं। इस चैप्टर में उनका यूज नहीं है, फिर भी मैंने बता दिया तुम्हें कि दो किरणें, आप सीधा बोल सकते हो, दो किरणें जिनका शीर्ष बिंदु एक ही हो, उनके बीच की जो जगह होती है, उनके बीच की जो अपार्ट होता है वो सारा क्या होता है, कोण होता है। या आप ये कह सकते हो, जब एक किरण अपनी पोजीशन, प्रारंभिक पोजीशन से चेंज होकर के दूसरी पोजीशन ले लेती है तो उनके बीच में जो आपका बनता है वो सारा कोण होता है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है त्रिभुज। त्रिभुज नाम से ही पता चल रहा है भुज, बहुभुज, यानी कि ये एक बहुभुज है। त्रिभुज की कैसे बना होता है त्रिभुज, इस तरह से बना होता है। इसमें 3 शीर्ष होते हैं और 3 भुजाएं होती हैं। ये 3 भुजाएं बराबर हो सकती हैं, ये 3 भुजाएं अलग अलग हो सकती हैं, 2 भुजाएं बराबर हो सकते हैं। जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उसको नाम होता है समबाहु त्रिभुज। जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं उसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं उसको बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज। इसके शीर्ष हैं, शीर्ष मैंने आपको बताया, शीर्ष कौन से होते हैं, जहां पे 2 आसन भुजाएं मिलती हैं उनको बोलते हैं शीर्ष। और 2 आसन शीर्षों के बीच में जो एक भुजा है वो दो शीर्षों के बीच में जो भुजा होती है, एक भुजा हो अगर उनकी सांझी तो वो 2 आसन शीर्ष कहलाएंगे। इनके जो इस त्रिभुज के अंदर का भाग है, इन तीनों भुजाओं से घिरी हुई आकृति जो है उसके अंदर जो भी है वो अभ्यंतर, और उसके बाहर जो है वो बहिर्भाग, और उसके ऊपर जो है वो परिसीमा कहलाती है। इसके 3 शीर्ष होते हैं और 3 भुजाएं और 3 ही कोण बनेंगे इसके अंदर, 1 2 3। इसका नाम लेंगे, मान लो ABC, त्रिभुज का नाम क्या ले लिया, ABC। तो त्रिभुज का नाम ABC में आपका 3 भुजाएं कौन सी, एक तो AB भुजा हो गई, एक BC, B से C की तरफ, और एक C से A की तरफ, CA। अब इसको आप यहां से भी ले सकते हो, BA और CA या AC, CB या BC, कहीं से भी ले सकते। कोण कौन से हैं, कोण का हमने नाम नहीं किया पीछे, हमारे पास अब देख लेते हैं। मान लो ये कोण बनता है, कोण का नाम क्या होगा, तो आपके पास मान लो ये रे है आपके पास, ये A है बिंदु और ये B है, ये O है, तो नाम जहां पर शीर्ष है वो बीच में होना चाहिए। 3 पॉइंट A और B इधर उधर हो सकते हैं, ये हमारे पास कोण का नाम है AOB। कई बच्चे करते हैं BAO, नहीं, गलत है। आपका जहां शीर्ष है वो बीच में होना चाहिए। इसका नाम बिंदु OO पर भी कोण हम O भी लगा सकते हैं, और बिंदु BOA भी इसका नाम हो सकता है। तो इस त्रिभुज में A बिंदु पर नाम क्या होगा, C से लेके आओ, CA
बी, क्या कोण का नाम है? CAB या BAC। अब कौन बी पर नाम है, बी को बीच में रखो और इसमें ABC या CBA, बिंदु सी पर नाम है तो सी को बीच में रखो, ए से और बी और बी को यहाँ पे रखो तो ACB या BAC BCA, ये भी बिंदु का नाम है। 3 त्रिभुज, 3 कोण हैं, 3 शीर्ष हैं और 3 ही इसकी भुजाएं हैं। इसको सीधा कह सकते हैं 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। और ये सबसे छोटा बहुभुज है, इससे छोटा बहुभुज है ही नहीं, सबसे कम भुजाओं वाला सबसे छोटा बहुभुज है। अब आ जाओ अब चतुर्भुज। चतुर्भुज के लिए पेपर लेते हैं हम। चतुर्भुज के लिए क्या करेंगे? चतुर्भुज में क्या है? 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं। नाम से पता चलता है इसका नाम चतुर्भुज है। चतुर्भुज में 4 भुजाएं होंगी तो हम ले लेते हैं ये 4 भुजाएं ले ली। कैसा भी नाम ले सकते हैं, कैसी मर्जी ले लो, जरूर नहीं है आप कोई ऐसे लेना है, ऐसे भी ले सकते हो। इसका नाम ABCD, तो 4 तो शीर्ष हो गए इसमें और 4 ही भुजाएं होगी, AB AD AB BC CD, ये 4 भुजाएं हो गई। और इसका नाम AB, इसका नाम BC और BC, और जैसे AB का नाम BA भी है और BC CB भी है इसका नाम, और CD इसका नाम है, DC भी इसका नाम है, DA इसका नाम है, AD भी इसी का नाम है। तो आपका 4 भुजाएं जा रही हैं, 4 कोण है इस पर, कोण A, कोण B, कोण C, कोण D। मैंने आपको बताई दिया नाम कैसे लेना कोण A का, तो A को बीच में रखो। बाकी जो इसकी भुजाएं जो आ रही हैं, इस कोण की आसन भुजाएं आ रही हैं जो, तो हमारे पास क्या है? DA और A से B तक निकाली, ये कोण A हो गया। इसलिए कोण B और कोण C और कोण D आप लिख सकते हो। 4 कोण, 4 शीर्ष होंगे और 4 ही भुजाएं इसके अंदर हैं। और क्या पूछा है इसमें? आसन कोण, आसन भुजाएं, सम्मुख भुजाएं, शीर्ष मैंने बता दिए। आसन भुजाएं कौन सी होती हैं? जिनका शीर्ष कोमन हो। एक शीर्ष ये ले लिया तो इसके आसन भुजाएं कौन सी होंगी? एक तो AB और AD, एक शीर्ष जो है वो कॉमन होना चाहिए। अब इसकी आसन भुजाएं कौन सी होंगी? यहाँ पे AB और BC, ये आपस में इनका कोण बिंदु B साझा है तो ये भी आसन भुजाएं हैं। BC और CD, ये भी आसन भुजाएं, इनका BC को बिंदु साझा है। और D बिंदु किनका साझा है? DC और DA, यानी कि एक बिंदु साझा है जिनका, जहां पर वे मीट कर रही हैं तो आपस में, तो वो जो है वो क्या है? आपके पास आसन भुजाएं हैं। ठीक है। और क्या पूछा है? सम्मुख भुजाएं। सम्मुख मतलब सामने की भुजाएं, आमने सामने, यानी ये हमने भुजा ले ली AB, इसके सामने कौन सी भुजा है? इसके सामने मतलब इसके आसन भुजा को छोड़कर CD, ये सामने की सम्मुख भुजा है, सम्मुख भुजा है। इसी तरह AD के सम्मुख कौन सी आएगी? BC, ये भी सम्मुख भुजाएं हैं। तो आपको इसके सामने ये, इसके सामने ये सम्मुख भुजाएं होगी। अब सम्मुख शीर्ष कौन से होंगे? A का सम्मुख शीर्ष C, A का कौन सा है? C, सम्मुख शीर्ष। A का सम्मुख शीर्ष C और B का सम्मुख शीर्ष D, B का D, D का B, B का D, A का C, C का A, ये सम्मुख शीर्ष हैं। तो हमारे पास इसमें सम्मुख शीर्षों को मिलाने से, सम्मुख बिंदुओं को मिलाने से बनी आकृति, ये जो रेखाखंड आ रहा है, ये इसका नाम ही विकर्ण है। इन दोनों के सम्मुख हैं A और C, तो आपका इनको मिलाया तो विकर्ण आया। B और D इनको मिलाया तो भी विकर्ण आया। तो आपके पास इनसे मिला दिया तो भी विकर्ण आया। विकर्ण कौन कौन से आए? AC और BD, ये क्या नाम आ गए इनके? विकर्ण। कौन आ गए ये? विकर्ण। ठीक है। AC और BD आपके पास विकर्ण बन गए। ठीक है।
अब आपके पास और क्या है, आसन कोण, असम्मुख भुजाएं, सम्मुख कोण। इसी तरह से जो सामने वाले होंगे ये सम्मुख कोण है, ए का सम्मुख कोण सी, बी का सम्मुख कोण डी। इसी तरह हमारे भुजाएं हैं, ए बी की सम्मुख भुजाएं हैं वो सामने वाली मतलब सी डी। उन दो बिंदुओं को छोड़ के दूसरी भुजाओं को आप सम्मुख भुजाएं कहते हो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वृत्त, अर्धवृत्त यानी कि सर्कल और सेमी सर्कल। इसमें केंद्र बिंदु होता है, त्रिज्या होती है, व्यास होता है, जीवा होती है, चाप होती है, त्रिज्या खंड और वृत्त खंड होता है। इन सबको हम करेंगे वृत्त के अंदर। तो वृत्त क्या होता है, जो हमारे पास सर्कुलर भाग यानी हम बना लेते हैं, एक चूड़ी जैसे होती है। हमने ये चूड़ी ले ली तो हमारे पास सीधा बना लेते हैं, ये ना आए जिसमें, आपको बस इस तरह से ले लो। ये आपके पास वृत्त है और हमारे पास ये जो वृत्त है, इस वृत्त के अंदर कहाँ से, जैसे हम प्रकार खोलते हैं उसके एक तरफ पेंसिल लगाते हैं और एक जगह नोक पर रखते हैं और हम खोल करके जितना उसको खोलते हैं, खोल करके पूरा चक्कर पूरा करते हैं, इसको बोलते हैं, जहां से हम इस प्रकार को रखेंगे, नोकीले प्रकार को रखेंगे, उसको बोलते हैं केंद्र बिंदु। ये केंद्र है, केंद्र बिंदु, ठीक है। इसको नाम हम ओ से डिनोट कर देते हैं, कैपिटल ओरिजिन, ओरिजिन ऑफ दी सर्कल। अब इसकी ये जो है ये क्या चीज है, त्रिज्या है। त्रिज्या कैसे बनी है, क्या आपके वृत्त की एक त्रिज्या क्या है, ये एक त्रिज्या आपके पास एक ये क्या दिख रही है आपको, दो बिंदुओं को मिलाया हुआ है, रेखाखंड है। लेकिन इस रेखाखंड में वृत्त पर स्थित बिंदु, कोई दूसरा बिंदु के वृत्त पर स्थित हो, उसको केंद्र बिंदु से मिलाया जाए तो उसको बोलते हैं त्रिज्या। त्रिज्या अगर वृत्त के ऊपर कोई बिंदु ले लिया, उसको हमने सेंटर से मिला दिया, उसको हमने केंद्र बिंदु से मिला दिया, तो ये त्रिज्या है। कोई भी बिंदु कहीं से भी हमने ले लिया तो उसके वृत्त के ऊपर जो भी बिंदु है हमने उसको केंद्र बिंदु से मिला दिया, तो हमारे पास इसको नाम क्या बन गया, त्रिज्या। त्रिज्या, रेडियस, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेडियस। आपके पास अब आ जाओ व्यास। व्यास त्रिज्या को दुगना भी कहते हैं, व्यास त्रिज्या का दुगना, व्यास को कहते हैं डायामीटर। त्रिज्या जो है हमारे पास आर्जिनोड का, इसको 2 से गुना कर दें तो आपके पास ये व्यास कहलाएगा। अब हमें करना क्या है, व्यास को क्या लेना है, व्यास जो है हमारे पास इसका नाम डायमीटर भी है। दो बिंदुओं को मिलाने, ये भी एक रेखाखंड है, दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त का व्यास कहलाता है। लेकिन ध्यान रखें कि उसमें क्या होना चाहिए, सेंटर होना चाहिए। वृत्त के दो बिंदु, मान लो ये गया, ये आपके पास ये मिला दिया, इस बिंदु को मिला दिया इसने, इस बिंदु और इस बिंदु को मिला दिया, ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है और बीच में ओ है, यानी कि सेंटर से होकर के गया है, तो इस वाली रेखाखंड को क्या बोलेंगे, ए ओ बी, ये एक व्यास है। वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाएं और जिसके अंदर ओरिजिन आ जाए, जिसके अंदर केंद्र बिंदु आ जाए, उस रेखाखंड को मिलाते हुए बीच में से वो केंद्र बिंदु में से होकर के जाए, उसको बोलते हैं हम व्यास। क्या बोलेंगे इसको हम, व्यास। अब इसके दोनों तरफ त्रिज्या है, एक इधर त्रिज्या है और एक इधर त्रिज्या है, इसका मतलब व्यास जो है त्रिज्या का दुगना होता है। अब दो बिंदुओं को मिलाएं, मान लो हमारे पास ये वृत्त है, इसके दो बिंदु, किसी दो बिंदुओं को मिला दिया, मान ली ये है, इसके इस बिंदु को, इन दो बिंदुओं को मिला दिया, तो ये क्या बन गया, दो बिंदुओं को मिलाया, मिलाने से बना रेखाखंड बोलते हैं इसको जीवा। क्या नाम है इसका, जीवा। लेकिन अगर वो ये मतलब व्यास भी एक जीवा है, लेकिन उसके अंदर केंद्र बिंदु आ गया तो इसका नाम व्यास पड़ गया। आपके पास ये सबसे बड़ी जीवा है। अब आपके पास है नेक्स्ट, इसका अभ्यंतर, इसका पहले कर लेते हैं चाप। चाप क्या होती है, वृत्त का एक भाग ही चाप होता है। मान लो ये वृत्त है, वृत्त में हमने सिर्फ एक भाग को, इतने से भाग को ले लिया, कर्व भाग को हमें इतना, यही यहां से लेके यहां तक, ये जो हमने शेप ली है, ये आपका स्कर्व भाग, यही हमारे पास क्या है, चाप है। इसका नाम होता है, इसको हमने कोई नाम ले लिया, मान लो ये पॉइंट पी है, ये क्यू है, तो पी क्यू, इसको ऊपर दर्शाएंगे ऐसे, तो ये आपने
चाप दिखाई दे, ये पॉइंट फिक्स है तो ये आपके पास चाप है। इससे पता चल जाएगा। मान लो इसका नाम आपके पास PQ है, जो मान लो ये नाम ले लिया हमने इन दोनों का, ये आपके पास चाप है। तो ये है A और ये B, तो AB इसको ऊपर हम ऐसे दिखा देंगे तो ये चाप बन जाएगी। तो इसका मतलब चाप है। अब नेक्स्ट है आपके पास अभ्यंतर और बहिर्भाग। अभ्यंतर और बहिर्भाग तो सब में एक जैसा होता है। मैंने बताया एक वृत्त है, वृत्त के अंदर जो पॉइंट है ये सारे अभ्यंतर है, और इस वृत्त से बाहर जो पॉइंट है ये बहिर्भाग में है, और वृत्त के ऊपर है तो वो उसकी परिसीमा पर है, उसकी बाउंड्री पर है। अब आ जाओ आप त्रिज्यीय खंड। त्रिज्यीय खंड और क्या था, वृत्त खंड। खंड मतलब टुकड़ा, त्रिज्यीय खंड मतलब त्रिज्या के खंडों से बना। खंड चाप से घिरकर दो त्रिज्याओं और संगत चाप, दो त्रिज्याएं, ये मान लो ये एक त्रिज्या ये और एक त्रिज्या ये, और इनकी संगत चाप क्या है, ये वाली है। दो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरी आकृति ये कहती है त्रिज्यीय खंड। दोनों तरफ त्रिज्याएं होनी चाहिए। मान लो ये हमने ले ली, ये त्रिज्या ले ली, एक ये त्रिज्या ले ली, और इसकी एक चाप, एक तरफ चाप हो, दो तरफ त्रिज्याएं हो, तो उनसे बनी ये जो आकृति है वृत्त की, ये भाग बोलते हैं त्रिज्यीय खंड, यानी कि सेक्टर। सेक्टर आपके पास को कहते हैं। दूसरा है वृत्त खंड। वृत्त खंड में भी एक चाप होती है, एक तरफ चाप हो और दूसरी जीवा हो, दूसरी जीवा, इनसे बनी ये आकृति, इसको बोलते हैं वृत्त का टुकड़ा, वृत्त खंड। इसको बोलते हैं वृत्त खंड, इसको बोलते हैं त्रिज्यीय खंड, इसको बोलते हैं वृत्त खंड। अब अगर हम इसको दो भाग कर दें, मान लो ये है व्यास, इसके ऊपर वाला भाग ये अर्धवृत्त है, क्या है ये अर्धवृत्त, और नीचे वाला भाग भी अर्धवृत्त है। यानी कि आपके पास दो भागों में वृत्त को बांट दिया। एक वृत्त लिया, उसमें अगर हमने एक व्यास बना दें तो हमारे पास दो भागों में बट गया, एक तो ये बट गया, एक ये बट गया। अगर हमने ऐसे वृत्त लिया, ऐसे व्यास बना दिया, यहाँ पे ओरिजिन होना चाहिए, तो ये एक भाग हो गया, ये एक भाग हो गया, तो हमारे पास दो बराबर भागों में बांटने को कहते हैं अर्धवृत्त। ये पूरा का पूरा भाग जो है इतना, ये जो पूरा भाग बना है ये क्या है, अर्धवृत्त। ठीक है, एक अर्धवृत्त इधर बन गया, एक इस साइड अर्धवृत्त होगा, एक इस साइड अर्धवृत्त होगा। इस सारा का सारा वृत्त का दो भागों में बांटा तो आपके पास बना अर्धवृत्त। आशा करती हूँ आपको ये चैप्टर अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।